आपके हिसाब से जीएसटी से ब्लैक मनी रोटेशन कम हुआ? It is not possible to eliminate 100% black money from the any economy of the country, but to the some extent it has been eliminated. मैं जो समझ रहा हूँ वो धीरज भाई ऐसी बात है ना कि कस्टमर ही जीएसटी पे कर रहा है। कोई भी कंट्री में सर आप देखते जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स विल बी ऑन द ओनली ऑन कस्टमर, दैट इज कॉल्ड B2C। जो लास्ट में कस्टमर है, जो रिटेल कस्टमर है, उसके पे ही बर्डन आएगा सर इनडायरेक्ट टैक्स का, क्योंकि कंजम्पशन होता है, जो व्यक्ति कंजम्पशन करेगा उसके पे ही टैक्स आएगा सर लास्ट में। नॉर्मल पब्लिक को तो कोई पता नहीं चलेगा कि भाई उसके साथ कोई ठग करके चला गया, कोई उल्लू बना के चला गया, कि भाई मिसगाइड कर दिया और पैसा ले लिया, उसके बाद उसको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट नहीं दिया। हमारे पास लोग आते हैं, उसमें बेसिकली वही होता है कि जो भी बंदा आता है वो सबसे पहले हमको बोलता है कि भाई आप रिटर्न अच्छी तरह से भरना, नोटिस नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी करो, आप जो भी करना है अच्छी तरह से करो। तो हम क्या करते हैं, 26 AS आता है, AIS एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट आता है और बैंक स्टेटमेंट आता है, उसका फॉर्म 16 होता है, तो फॉर्म 16 बाकी बुक्स कीपिंग मेंटेन किया, उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये जो दिक्कत आती है स्मॉल पर्सन से जो बुक्स कीपिंग मेंटेन नहीं करते, वो लोग में ही आती है। तो हम उसमें चेक किया करते हैं कि भाई व्हाट आर द ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टिंग, नॉट रिफ्लेक्टिंग, जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं वो पूरा कवर करना पड़ते हैं। तो अभी हम मिल रहे हैं सर्वस्व एसोसिएट के काफ़ी एक्सपीरियंस और रिनाउंड गुजरात के चार्टर्ड अकाउंटेंट मिस्टर धीरज पटेल। वेलकम धीरज पटेल। थैंक यू नीरव जी फॉर इनवाइटिंग विद द टॉक विद नीरव चैनल। धीरज भाई, अभी हम लोग स्टार्टअप की बात कर रहे हैं, MSMEs की बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर एक जेनरिक प्रश्न जो होता है हर एक यंग एंटरप्रेन्योर का कि हम अकाउंट्स, बुक कीपिंग या GST, ये सब चीज़ों का एक कंसल्टेंसी हम जिस तरह से बात करते हैं, तो उसके अंदर आपका पर्सपेक्टिव क्या है कि वो किस तरह से स्टार्ट करें? बेसिकली जो नया एंटरप्रेन्योर होता है, जो स्टार्टअपियन बोलते हैं, बेसिकली उसको क्या होता है कि शुरुआत से सिंगल विंडो सर्विसेज मिल जाए, जैसे बुक कीपिंग की सर्विसेज है, GST की सर्विसेज है, इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग की सर्विसेज होती है, तो उसके लिए थोड़ा इजी हो जाता है। सिंगल विंडो सर्विसेज बोलते हैं जिसको, Yes. कि भाई स्टार्टिंग पॉइंट भी वही रहता है, एंड पॉइंट भी वही रहता है। उसको बुक कीपिंग की सर्विसेज मिल गई, इनकम टैक्स रिटर्न फाइल की सर्विसेज मिल गई, GST की रिटर्न सर्विस मिल गई, और उसको सब कंप्लायंस का भी पता चल जाता है। सर, तो ये व्हाट इज GST पर्टिकुलरली, और इंडिया के इकोनॉमी डेवलपमेंट के लिए GST आज आपके हिसाब से कितना कारगर साबित हुआ है? GST is the basic and one of the most important drastic changes in the economy for the India economy, because it is a one nation one tax है, जो बेसिकली पहले इंडिया में देयर आर द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस हुआ करते थे। वेट था, एक्साइज था, सर्विस टैक्स था, ऑक्ट्रॉय था, एंट्री टैक्स था। देयर आर द न्यूमरियस टैक्सेस लाइक सर्विस टैक्स, एंड ऑल द टैक्सेस आर डिलीट किया गया हुआ है, वो यानी कि रिवोल्यूश किया गया हुआ है, उसकी जगह GST को इंट्रोड्यूस किया गया है। तो ये अपने एक इंडिया के बिजनेसमैन के लिए ये बेनिफिशियर है आपके हिसाब? इंडिया के बिजनेसमैन के लिए बेनिफिशियर इसीलिए है क्योंकि वन नेशन वन टैक्स हो गया है, तो इसके लिए लोड ऑफ द कंप्लायंस, जो कंप्लायंस का लोड था वो भी रिड्यूस हो गया है। और उसको क्या है कि भाई इंपोर्ट मार्केट और एक्सपोर्ट मार्केट में भी उसको रेट जो था वो कॉम्पिटिटिव दे भी रहे और कॉम्पिटिटिव रेट मिल भी रहा है, दोनों की तरह से उसको बेनिफिट मिल रहा है। और वो हिसाब से देखे तो अपने को GST का बड़ा बेनिफिट हुआ है एंटरप्रेन्योर्स को। तो आपके हिसाब से सर इंटर स्टेट बिजनेस को भी इससे फायदा हुआ होगा? 100% आप सही हो सर कि इंटर स्टेट बिजनेस को भी इसकी वजह से फायदा हुआ है। पहले क्या हुआ था, सेंट्रल स्टेट टैक्स हुआ करता था, तो उसमें एक C फॉर्म, F फॉर्म, वो सब फॉर्म की मारामारी होती थी कि भाई आपने नहीं दिया, वो सब फॉर्म जो था क्लैरिकल में, आपने क्लैरिकल बोलते हैं, पर ये उसका इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा था, दैट इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी फॉर्म। जो स्टैट्यूटरी फॉर्म्स आया गया नहीं आया है तो मेरे को 15% टैक्स और भरना है, ऐसी कोई मगजमारी नहीं है GST में। उल्टा एक ही है कि अपने को बिल बनाना है 18% और 18% IGST लगा के उसको गुड्स सेल करना, ई-वे बिल बनाना है, ट्रांसपोर्ट का मूवमेंट के साथ उसको इनवॉइस प्रोवाइड करना है। तो देयर आर द लॉट्स ऑफ द थिंग्स विच कैन बी अवॉइडेड इन द गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सो गवर्नमेंट इसके अंदर जो हमारे प्रधानमंत्री भी बोलते हैं कि इससे कैश के जो व्यवहार थे, तो वो जो ट्रेड चलता था वैट के समय पे, मुझे जब तक याद है, तो आपके हिसाब से GST से ब्लैक मनी रोटेशन कम हुआ? 100%। It is not possible to eliminate 100% black money from the any economy of the country, but to the some extent it has been eliminated black money, because normal public को ये motivation मिला है कि to undertake the business,
और जीएसटी में क्या है, प्रोसेस ऑफ रजिस्ट्रेशन वो भी वेरी इजी किया हुआ है लोगों ने। तो लोग सामने से आ रहा है हमारे पास कि भी हमको रजिस्ट्रेशन करवाना है, हमको भी बुक कीपिंग की सर्विसेज चाहिए, और दे आर नाउ गेटिंग द रजिस्टर अंडर द जीएसटी। और आपने लास्ट टाइम भी देखा होगा, मई में अपना कलेक्शंस हुआ है, मई के जीएसटी में 2.10 लाख सीआर करके कोई कलेक्शन हुआ है। हम जब जीएसटी की बात करें तो क्या एक आम नागरिक को जब वो एक कोई प्रोडक्ट परचेस करता है या कोई सर्विस परचेस कर रहा है तो क्या जीएसटी से प्राइजेस यानी कि हम मैक्सिमम रिटेल प्राइस अगर मैं बात करूं तो एमआरपी बड़ी है यानी कि दाम बड़े हैं या मैनेज्ड हुए? मोस्ट ऑफ द केसेस अब देखा जाए तो दाम बढ़े नहीं है, प्राइसेस आर नॉट इंक्रीज, एक्चुअली इट हैज बीन मैनेज्ड बाय द वेंडर्स बिकॉज द इन जीएसटी कास्कार्डिंग जो इफेक्ट हुआ करता था उसको अवॉइड किया गया हुआ है। तो क्या है कि इट इज ए स्ट्रीमलाइन कैश क्रेडिट का सिस्टम इंट्रोड्यूस किया हुआ है, दैट इज कॉल्ड आईटीसी, इनपुट टैक्स क्रेडिट। मैंने आपको माल सेल किया है, गुड्स सेल किया हुआ है, आप आगे सेल करोगे तो आईटीसी विल बी पास ऑन एंड यू विल गेट द क्रेडिट फ्रॉम विच यू हैव परचेज द गुड्स। तो स्ट्रीमलाइन क्रेडिट की वजह से आपकी कॉस्ट डाउन हुई है, तो एमआरपी जो है काफी सारे केसों में बढ़ाई नहीं की हुई है, उसको मैनेज किया हुआ। मैं जो समझ रहा हूँ वो धीरज भाई ऐसी बात है ना कि कस्टमर ही जीएसटी पे कर रहा है। यस, कोई भी कंट्री में सर आप देख जाओ, इनडायरेक्ट टैक्स विल बी ऑन द ओनली ऑन कस्टमर, दैट इज कॉल्ड B2C। जो लास्ट में कस्टमर है, जो रिटेल कस्टमर है, उसके पे ही बर्डन आएगा सर इनडायरेक्ट टैक्स का। क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स इसीलिए है सर, क्योंकि कंजम्पशन होता है, जो व्यक्ति कंजम्पशन करेगा उसके पे ही टैक्स आएगा सर लास्ट में। वरना तो स्ट्रीमलाइन क्रेडिट की वजह से जो मुनाफा होता है वेंडर को, उसके पे उसको पेमेंट करना आएगा, बाकी का क्रेडिट मिल जाएगा एट द एंड। जो कस्टमर है ही विल नॉट बी एबल टू गेट द क्रेडिट बिकॉज ही इज द रियल कंज्यूमर, तो ही विल नॉट बी एबल टू गेट द क्रेडिट, तो एट द एंड उसके शोल्डर पे ही उसका जीएसटी का भार जाएगा। धीरज जी, आपके हिसाब से जब कोई एक स्टार्टअपियन जब बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसके वो जीएसटी कंप्लायंसेस में कब वो आता है या उसको जीएसटी उसको कब लेना चाहिए फॉर एग्जांपल? एक्चुअली क्या है कि हर एक पहले जब जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ 2017 में जुलाई में, तब गवर्नमेंट ने सेंट्रलाइज लिमिट करके रखा था कि 20 लाख से आपका टर्नओवर बिलो टर्नओवर है, 20 लाख नहीं हुआ है तो यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एक्ट। सॉरी मैं रोक रहा हूँ, बट उस समय पे जो आपको जब हम यानी कि अगर जीएसटी में आप नहीं आ रहे हो पर उसको जब वेंडर से या कोई भी पेमेंट या ट्रेडिंग करना है तो उस समय पे वो बिल रेस कैसे करेगा? उसमें क्या है सर, दैट इज आपने अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि भाई जिसका टर्नओवर ही 20 लाख से कम है तो वो कैसे बिल रेस करेगा। तो सर वो बिल ऑफ सप्लाई इश्यू कर सकता है, जिसका टर्नओवर बिलो 20 लाख है तो ही कैन इश्यू द बेसिक अमाउंट के साथ वो बिल इश्यू कर सकता है। और उसको एक दिक्कत ये आ सकती है कि ये आपने अच्छा क्वेश्चन इसीलिए पूछा है कि शुरुआत में जब जीएसटी इंट्रोड्यूस किया हुआ था तब जो बड़े वेंडर थे वो लोग छोटे वेंडर के पास से, स्मॉल वेंडर के पास से गुड्स परचेस नहीं करते। आपने एकदम इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा है सर, एक्चुअली बताऊं तो क्योंकि क्या हुआ था, दिक्कतें आ गई थी शुरुआत में। फिर उसके बाद गवर्नमेंट ने एक क्या हुआ था कि जो गुड्स सेल करता है उसको ई वे बिल बनाना होता है। यस, बराबर है। अभी मैं आपको गुड्स सेल कर रहा हूँ पर आई एम नॉट ए रजिस्टर, तो आप बोल रहे हो कि आप ई वे बिल बना के ही दो मेरे को, अदरवाइज आई विल नॉट एक्सेप्ट द गुड्स। हाँ। बराबर है। फिर बाद में गवर्नमेंट ने सुझाव दिया और सब कंसल्टेंट ने मिलकर भी सुझाव दिया कि भाई जो पर्सन रिसीव कर रहा है यानी कि रजिस्टर्ड पर्सन से ही कैन जनरेट द ई-वे बिल ऑन द फ्रॉम द पोर्टल, ई-वे बिल इनवर्ड सप्लाई करके, यानी कि इनवर्ड व्यक्ति जो कर रही है गुड्स वो ही बनाएगी। मुझे याद है तब तक शुरुआत के अंदर जीएसटी में ये प्रॉब्लम इसलिए मुझे ये याद है कि ट्रांसपोर्ट वाला भी बिल नहीं लेता था। ट्रांसपोर्ट वाला भी बिल नहीं लेता था कि विदाउट ई-वे बिल, क्योंकि बहुत गाड़ियों का चेकिंग हो रहा था और क्रॉस चेकिंग भी जबरदस्त हो रहा था, इसकी वजह से सर। सो ये जो स्लैब का अभी रिजॉल्व क्या है करंट में? अभी करंट में राइट नाउ टुडे इज आल्सो मीटिंग हैज बीन अरेंज्ड, जीएसटी काउंसिल मीटिंग, आई थिंक इज द 53 काउंसिल मीटिंग। तो राइट नाउ आल्सो देयर आर मेनी प्रोडक्ट्स, इवन टुडेज न्यूज इन द डिफेंस प्रोडक्ट्स जीएसटी हैज बीन एग्जेम्प्टेड इवन टुडे। काफी लोग ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि यार मैं टैक्स जीएसटी तो है ही, यानी कि एक लेमन लैंग्वेज में बात करूं तो जीएसटी तो है ही, बट मुझे इनकम टैक्स भी क्यों पे करना पड़ेगा? यस। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन जीएसटी एंड इनकम टैक्स फॉर द बिजनेसमैन? इसमें एक्चुअली क्या है, जीएसटी इज द बेसिकली द इनडायरेक्ट टैक्सेस, यस, that is goes to the real customers, okay, and income tax is the revenue taxes, that is called direct taxes. Income tax has to make the payment on the income of the any persons, ठीक है। और जीएसटी जो आप प्रोडक्शंस, जो प्रोडक्ट और सर्विसेज जो रियल यूज करते हो अपने पर्सनल लाइफ में और कोई धंधे पर्पस, बिजनेस पर्पस के लिए,
उसके लिए पेमेंट करना होता है। तो बेसिकली जीएसटी इज ए इनडायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज ए डायरेक्ट। सो धीरज जी, अल्टीमेटली हम जब ये सब बात कर रहे हैं तो क्या इंडिया के स्टार्टअपियंस या आज इंडिया लास्ट 5-7 सालों से अगर मैं देखूं तो क्या आपको लगता है एज अ कंसल्टेंट के इंडिया आज की तारीख में बिजनेस पर्पस से जो इस तरह से जो रिफॉर्म्स आ रहे हैं टैक्सेशन से लेके सब में, तो स्टैंडर्ड ऑफ डूइंग बिजनेस राइज कर रहा है इसकी वजह से? काफ़ी सारी दिक्कतें पहले हुआ करती थी रजिस्ट्रेशन करने के लिए। सपोज मैं आपको एग्जांपल देके समझाऊं कि एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी पहले हुआ करती थी तो उसको रजिस्ट्रेशन करने में एक एक महीना चला जाता था। अभी अपने विद इन 5 to 6 वर्किंग डेज वी कैन फॉर्मेट द प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो रिफॉर्म्स जो भी आ रहे हैं गवर्नमेंट के ऑलवेज वेलकम्स है, और बढ़िया तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जाए तो और भी स्पीड अप करके अपने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस अच्छी तरह से कर सकते हैं। और फॉरेन का जो इन्वेस्टमेंट्स है वो भी अपने इंडिया में लाना चाहे तो एफडीआई जो बोलते हैं उसको भी अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। धीरज भाई, कई बार हमने देखा है कि स्टार्टअप कंपनीज जो होती है तो काफ़ी सारे स्टार्टअप कंपनीज के पास ऐसे यूनिक आइडियाज़ होते हैं कि जो डायरेक्ट एफडीआई को अट्रैक्ट कर रहे हैं या बाहर की कोई इंटरनेशनल कंपनीज को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब वो तो बूटस्ट्रैप कंपनी है शुरुआत में, बट उसको अट्रैक्ट कर रही है इंटरनेशनल कंपनी, तो वो किस तरह से झेलप करते हैं या वो किस तरह से उनको एक्सेप्ट करे? क्योंकि देखो, एक रूरल एंटरप्रेन्योर है जिसने कोई ऐसे आइडियाज़ डेवलप किए हैं, अब उसको कोई इंटरनेशनल कंपनी या एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स मिल रहा है या वेंचर कैपिटल मिल रहा है, अब उसको तो ये मालूम ही नहीं है कि ये मेरा बेनिफिट इसमें कैसे मैं रिजर्व करूं या किस तरह से ये अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। तो उसके अंदर कंसल्टेंसी क्यों चाहिए और किस तरह से उसको हेल्प करती है? सबसे पहले इसमें क्या है कि जो भी रिसर्चर है, यानी कि जो भी बंदा रिसर्च किया हो उसको उसका प्रोडक्ट का ब्रांड वैल्यू पता होना चाहिए। नहीं कि ब्रांड तो उसने नहीं बनाया हुआ, उसने जो रिसर्च किया, इनोवेट किया हुआ है, उसको उसका खुद का वैल्यू पता होना चाहिए। उसके बाद देयर आर द इन द मार्केट्स देयर आर द मैनी कंसल्टेंट्स हु कैन क्रिएट देयर वैल्यू एंड हु कैन काउंट देयर वैल्यू ऑफ द इनोवेशंस, कि उसका इनोवेशंस का वैल्यू क्या हो सकता है। सपोज आपको एक एग्जांपल के तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ, काफ़ी अमाउंट थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। बाकी बालाजी का ENY करके, अर्नस्ट एंड यंग करके एक अपने चार्टर्ड अकाउंटेंट का फर्म है, उसने बालाजी का वैल्यूएशंस किया था लगभग करीबन 2300 करोड़ के आसपास। तो ऐसे अलग अलग इनोवेशंस के अलग अलग वैल्यूएशंस होते हैं। उसको पहले तो वो देखना पड़ेगा कि अपना जो इनोवेशंस किया हुआ है उसका वैल्यूएशंस कितना है। वैल्यूएशन के हिसाब से उसको इतना प्रपोर्शनेट उसको पार्टनरशिप में ले, यानी कि शेयर होल्डिंग में लेके जा रहे हैं इंटरनेशनल ब्रांड वाले जो अपनी कंपनीज आ रही है एफडीआई वाले, कि उसको खाली वन टाइम उसको रॉयल्टी दे के उसको रिलीविंग कर रहे हैं, उसकी रिसर्च का पेमेंट कर रहे हैं, कि क्या कर। देयर आर द डिफरेंट वेज। वो आप किसी भी अच्छी कंसल्टेंसी के पास से जाके उसका वैल्यूएशन करवा सकते हो कि उसको कौन से ऑप्शन में जाना चाहिए, उसके बाद ही उसको डिसीजन। जब आज इंडिया में हमें रूरल सेक्टर से हमें बिजनेस खड़े करने हैं तो उनके पास इतना नॉलेज या इतना एक्सेसिबिलिटी नहीं होता। सो कई बार क्या होता है कि रूरल बिजनेसमैन्स को, यानी कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। बस सर, इसमें क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ। अभी गवर्नमेंट का इसमें सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट का सपोर्ट बहुत अच्छा मिल रहा है। आपने सुना होगा कि स्टार्टअप इंडिया करके गवर्नमेंट ने वेबसाइट ही चालू कर दिया है। तो उसमें क्या होता है कि सपोज आपके पास ही इनोवेटिव आइडिया है तो यू कैन अप्रोच टू द इनक्यूबेटर, बोलते हैं उसको, इनक्यूबेटर बोलते हैं। तो उसमें अपने वेबसाइट पे ही बताया हुआ है कि कौन से इंक्यूबेटर आप मिल सकते हो, और वो लोग अपने को एक सर्टिफाइड देता है कि भाई योर इनोवेशंस इज द इनोवेटिव एंड यू कैन गेट इट रजिस्टर्ड अंडर द स्टार्टअप इंडिया। Once you get the register under the Startup India, then there are the many benefits like the government patent खुद करवा देती है, पेटेंट का एक्सपेंसिस भी अपने को नहीं उठाना है, प्लस 3 इयर्स के लिए भी अपने को 100% टैक्स एग्जेम्पशन मिल रहा है कि इनकम टैक्स में भी आपको ₹1 का टैक्स पेमेंट नहीं करना है। बट इसमें भी क्या है कि अपने वेंचर कैपिटलिस्ट बोला वो भी है, पर इसमें भी एक क्वेश्चन तो आएगा ही सर, यू हैव टू डिसाइड वे, यानी कि इनोवेटर हैज टू बी डिसाइड के व्हाट इज द कॉस्ट, यानी कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हिज इनोवेशन। वो तो गवर्नमेंट डिसाइड करके नहीं देगी सर। आप गवर्नमेंट बेनिफिट दे सकती है इनोवेटर को, पर उसका वैल्यूएशन क्या होगा वो तो किसी कंसल्टेंट के पास अथवा इसको खुद डिसाइड। सो मेरा कहने का मतलब, देखो मैं थोड़ा हार्श क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, पर एज अ कंसल्टेंट यस आप लोग हो तो मैं तो एक इंडिया के एक आम जनता की तरह पूछ रहा हूँ कि एक गांव के बंदे ने अगर कुछ इनोवेटिव तरीके से, समझ लो कि एग्रीकल्चर के अंदर कोई मशीनरी या कुछ ऐसा इक्विपमेंट्स उसने डेवलप किया, बट वो क्या आज हम जो इंक्यूबेटर्स बोल रहे हैं या स्टार्टअप इंडिया के जो संस्थाएं की बात कर रहे हैं, गांव का एक
नौजवान वो क्या तहसीलदार के पास जाएगा सही या है, समझ लो, क्योंकि उन लोगों आज इंडियन गवर्नमेंट को ये चीज़ भी समझना पड़ेगा कि इंडिया के अंदर दिमाग हर एक गांव में पड़ा है, पर वहाँ तक इंडियन गवर्नमेंट किस तरह से अप्रोच करे, क्योंकि आज सिटी और टाउन में और एजुकेटेड लोगों के लिए तो ऑप्शंस है, बट गांव का कोई एक लड़का है उसके लिए ये किसको मिले, सरपंच को मिले। अब समझो, अब आपको भी मालूम है कि यहाँ इंडियन पॉलिटिक्स में सरपंच हो या कोई, तो उसके पास ये नॉलेज नहीं रहता है। तो हाउ एज अ प्राइवेट कंसल्टेंट, इसमें क्या है कि बेसिकली आपको ग्राउंड लेवल से जाना है, तो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, उसमें एडवर्टाइजमेंट कर सकती है। हर एक गांव में छोटे छोटे बैनर्स लगा के भी स्टार्टअप इंडिया करके अपना वेबसाइट है, उसमें आपको कोई इनोवेटिव आइडिया आ रहा है तो यू कैन अप्रोच टू दिस पर्सन्स, नोडल ऑफिसर्स असाइन कर सकती है कि भाई ये स्टेट के लिए, ये विलेज के लिए, ये डिस्ट्रिक्ट के लिए ये नोडल ऑफिसर रहेगा। आपके पास कोई बढ़िया आइडिया है, यानी कि कोई इनोवेशन है, सपोज एसी में कोई ऐसा इंडक्शंस आता है कि कोई भी वायरिंग आता है जिसकी वजह से आपका बिल रिड्यूस हो जाता है इलेक्ट्रिसिटी का, तो काफ़ी सारे ऐसे हैं। मैंने एक बार न्यूज़पेपर में रीड किया था कि कोई बंदे ने ऐसे इनोवेटिव आइडिया निकाला है कि वाटर से वो बाइक चला सकता है, इंस्टेड ऑफ पेट्रोल ही कैन राइड द बाइक विद द वाटर। तो ऐसे बहुत सारे इनोवेटर, आपने बोला गांव में बहुत सारे ऐसे इनोवेटर है जिसके पास नंबर ऑफ आइडियाज है, ही कैन नॉट कैपिटलाइज इनटू बिजनेस बिकॉज ऑफ द सम जो आपने रिस्ट्रिक्शंस बोले, वही रिस्ट्रिक्शन की वजह से उसको पता नहीं है कहाँ पे अप्रोच करना है। तो आप जैसे कि मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बेसिस पे देखो, सरकार हर एक जगह पे तो नहीं पहुंच पाएगी, जो मुझे लग रहा है क्या इसके अंदर भी जैसे कि रेलवेज हो गया या एयरपोर्ट्स हो गया, बस स्टैंड्स हो गए, काफ़ी ऐसी इंडस्ट्रीज है, तो ये पर्टिकुलर जो मेन सोर्स ऑफ द या मेन जो एक इंडिया के अंदर इकोनॉमी डेवलपमेंट का जो सबसे बड़ा हमें ट्यूशन्स जो कह सकते हैं या सर्विसेज जो कह सकते हैं, तो क्या इसमें भी हम प्राइवेट कंसल्टेंसी और सरकार, हम क्या इसमें भी पीपीपी प्रोजेक्ट ला सकते हैं? 100% वी कैन गो फॉर द, यानी कि कोई भी एजेंसी, कंसल्टेंसी एजेंसी कैन गो फॉर द पीपीपी। तो गवर्नमेंट के साथ एमओयू करके, जब गुजरात वाइब्रेंट गुजरात आता है कि भाई इंडिया सेंट्रल गवर्नमेंट का कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन चलता है, तो अपने कोई भी कंसल्टेंट एसोसिएट है वो एमओयू करके उसमें पीपीपी करके उसमें इंट्रोड्यूस कर सकता है। आपका बढ़िया आइडिया है, एक्चुअली ये देखा जाए बहुत बढ़िया आइडिया है। धीरज भाई, आज की तारीख में मैं काफ़ी सारे स्टार्टअप्स को मिलता हूँ और भी स्कूल्स के बच्चों को मिलता हूँ। इंडिया के अंदर आज की तारीख में ऐसी, आप अगर एसईओ बहुत बड़ा है, गूगल के अंदर आप सर्च करोगे तो काफ़ी ऐसी कंसल्टेंसी और स्टार्टअप इंडिया के नाम पे ऐसी काफ़ी सारी कंसल्टेंसीज है जो एक एक्स अमाउंट की फ़ीस या लोन के लिए फ़ीस और उस तरीके से आम जनता या आम बिजनेसमैन्स को ठगती है। और काफ़ी सारे स्टार्टअप इंडिया के नाम पे आप बिलीव नहीं करोगे कि ब्राइब या फ्रॉड करती है, जो सरकार को मालूम ही नहीं है। तो इसके अंदर आपके हिसाब से इसको हम किस तरह से कंट्रोल कर पाए, यानी कि एक स्टार्टअपियन कैसे पता चल पाए उसके कि ये फ्रॉड कंपनी है या जेन्युइन कंसल्टेंसी है, क्योंकि सरकार तो मेरे हिसाब से ऐसा कोई फीस या ऐसा कुछ लेती नहीं है। आपका एकदम इक्वेशंस प्रॉपर है, क्योंकि नॉर्मल पब्लिक को तो कोई पता नहीं चलेगा कि भाई उसके साथ कोई ठग करके चला गया, कोई उल्लू बना के चला गया कि भाई मिसगाइड कर दिया और पैसा ले लिया, उसके बाद उसको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट नहीं दिया। आपकी बात सही है, देयर आर द मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इन द मार्केट वो ओनली गिव द रॉन्ग इन्फॉर्मेशन टू द स्टार्टअपियंस, बिकॉज स्टार्टअप जो सर्टिफिकेट्स है वो कोई बंदे को मिलने वाला है कि जिसके पास इनोवेटिव आइडिया है, सबको नहीं मिलने वाला है। मैं भी एक बार ऐसा शिकार बना हुआ हूँ कि मेरे पास भी एक बार ऐसा फोन आया हुआ था कि भाई आपने कंपनी रजिस्टर किया हुआ है तो उसमें मैं आपको रजिस्ट्रेशन स्टार्टअप इंडिया में करवा सकता हूँ। तो मैंने सामने से ही उसको बोला था कि भाई मेरे को स्टार्टअप इंडिया का सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा। यानी कि स्टार्टअप इंडिया में मैं बता दूं आपको कि 2 टाइप का स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिलता है। एक तो आपको नॉमिनल सर्टिफिकेट मिल जाता है स्टार्टअप इंडिया का भी, ये स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट ऐसा, और एक होता है जो एक्चुअली सबको माइंड में, सब एंटरप्रेन्योर को होता है कि भाई मेरे को वही सर्टिफिकेट मिलना है, दैट इज कॉल्ड स्टार्टअप इंडिया फॉर एलिजिबल बिजनेस। और एलिजिबल बिजनेस में ही आपको टैक्स एग्जेम्पशन है। बाकी नॉर्मल आपने सर्टिफिकेट ले लिया स्टार्टअप इंडिया का, उसमें कोई टैक्स एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाला है सर, उसमें आपका पेटेंट भी रजिस्टर नहीं होने वाला है, फ्री ऑफ कॉस्ट नथिंग। जो है स्टार्टअप इंडिया सर्टिफिकेट फॉर एलिजिबल बिजनेस मिलेगा, उसमें ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बट जो बाहर की एजेंसियां, काफी सारी एजेंसियां है, वो अपने को पूरी तरह से इंफॉर्मेशन नहीं देती है। कई बार हमने देखा है कि स्टार्टअपियंस को जो सरकार जैसे एडवर्टाइजमेंट देती है तो उसका आपने देखा होगा कि
लोन्स, एमएसएमई लोन्स जो बोलते हैं या स्टार्टअप लोन्स चाहिए, गवर्नमेंट जो सेवा देती है, सब्सिडीज और सब काफ़ी सारा चीज़, तो ये प्राइवेट एजेंसी, आप हमारी ऑडियंस को ये बताइए खास के, क्या कोई एडवांस फीस या कोई ऐसा फी स्ट्रक्चर या कोई सरकार ऐसा लेती है, या ये प्राइवेट कंपनियों का पूरा एक झोल है? क्योंकि प्राइवेट एजेंसी ही एडवांस डिमांड कर सकती है, गवर्नमेंट कभी भी एडवांस डिमांड नहीं करती है सर। गवर्नमेंट ने खुद अपनी सीक फंड और स्टार्टअप इंडिया की एजेंसी पे भी लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट इज नेवर डिमांडिंग एनी पेमेंट फॉर द सीक फंड और एनी सब्सिडी और एनी, because government can never demand the any consulting any fees for the this. Yes, he can demand any registrations fee, processing fee, that is different, but they can never demand the any fees for getting the register अथवा for getting the sick fund or any benefits from the on account of MSME. तो धीरज जी, अभी तो हमने स्टार्टअप की और ये बात की, अभी जो लोग समझ लो कमा के बैठे हैं या कोई समझ लो प्रोग्रेसिव स्टेज पे है, तो आज अभी जैसे कि जून जुलाई चल रहा है और काफ़ी हॉट टॉपिक है, तो मैं पूछ लेता हूँ आपसे कि टैक्स ऑडिट और इनकम टैक्स ITR जो हम भरते हैं, तो उसके ड्यू डेट्स और इसका कंप्लायंस किस तरह से आज की तारीख में मैनेज होता है? यस नीरज जी, आपको बता देता हूँ, राइट नाउ इज द वेरी बिजी शेड्यूल फॉर द चाइनीज चार्टर्ड अकाउंटेंट। एक्चुअली क्या होता है सर, जून जुलाई 31 जुलाई इज द लास्ट डेट फॉर फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न्स ऑफ द इंडिविजुअल्स। ठीक है, इंडिविजुअल है प्लस पार्टनरशिप फर्म्स है, छोटी फर्म्स है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है एंड कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट लेस देन 5% है, उसको जिसको ऑडिट नहीं करवाना है, ऑल दोज पर्सन्स आर रिक्वायर्ड टू फाइल द रिटर्न ऑन और बिफोर 31 जुलाई। तो और सैलराइज पर्सन्स एंड एवरीथिंग इज कवर्ड इसमें। तो भाई 31 जुलाई के पहले पहले वो सबको अपना इंडिविजुअल रिटर्न फाइल करना कंपलसरी है। ठीक है, उसके बाद उसमें अपने पेनल्टी भी आ सकती है। सपोज उसका इनकम टैक्सेबल है एक्सीडिंग 5 लाख रुपीज़ से ज़्यादा है तो 1000 रुपीज़ अप टू सितंबर या दिसंबर है, उसके बाद 5000 रुपीज़ भी पेनल्टी। आफ्टर दिसंबर देयर इज ए पेनल्टी ऑफ 5000 रुपीज़। तो जिसके इनकम ज़्यादा है और उसका गवर्नमेंट ने TDS भी डिडक्ट किया है तो उसको उसका क्लेम भी करने का रहेगा। काफ़ी सारे पर्सनस को उसका रिफंड भी क्लेम करना रहेगा। तो वो सबको एक एडवाइस है कि 31 जुलाई के पहले पहले वो रिटर्न फाइल कर दे तो बढ़िया रहे। और जो ऑडिट की डेट है सर, जिसका टर्नओवर 10 करोड़ से ज़्यादा है अथवा इसमें ऐसा है कि भाई अपना टर्नओवर कम है पर जो प्रॉफिट दिखाना है, गवर्नमेंट ने एक प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ है अप टू टर्नओवर ऑफ 2 करोड़ रुपीज़ गवर्नमेंट ने एक प्रॉफिट डिसाइड किया हुआ है कि आप परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट 6% दिखाते हो, आपका टर्नओवर बैंकिंग चैनल से और अदर देन बैंकिंग चैनल की कैश चैनल से और आप प्रॉफिट दिखा रहे हो 8%, तो आपको ऑडिट नहीं करवाना है। और इससे कम दिखाओगे तो यू आर रिक्वायर्ड टू गेट योर बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑडिटेड। तो उसका भी ड्यू डेट जो है वो 38 सितंबर है और इसको रिटर्न फाइल करने का है 31 अक्टूबर। धीरज भाई, बहुत ही अच्छी जानकारी दी आपने। अब एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूँ आपको कि व्हाट इज TDS, और दूसरी चीज़ कि ये TDS जो हम एडवांस हर महीने अगर जिसका एक लेवल से ऊपर इनकम है, तो ये TDS और इनकम टैक्स इन दोनों के बीच का क्या मेल मिलाप है? यस बता देता हूँ आपको। एक्चुअली TDS मतलब TDS टैक्स डिडक्टेड एट द सोर्सेज। जो किसी का इंट्रोडक्शन हुआ है वहीं से TDS कट कर लो, यानी कि कोई पर्सन का इनकम कहीं से छूट नहीं जाए। इसको क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन के लिए कवर किया हुआ है, यानी कि मेरा इनकम हुआ, आपका एक्सपेंसेस हुआ। ठीक है, आपने मेरे को इनकम दिया है यानी कि आपकी बुक्स में एक्सपेंसेस हुआ है। एट द इंट्रोडक्शन यू विल डिडक्ट द TDS और यू विल मेक द रिमेनिंग पेमेंट। और बाकी का जो TDS आपने डिडक्ट किया हुआ है ऑन बिहाफ ऑफ मी यू विल डिपोजिट इनटू द विद द गवर्नमेंट इन माय पैन नंबर। तो इट इज जस्ट लाइक फॉर मी इट इज एडवांस टैक्स पेमेंट। इट इज ये मेरा एडवांस टैक्स का पेमेंट ही हो गया मेरे लिए, तो आपने TDS कट किया हुआ। ठीक है, तो देयर इज बेसिकली नो डिफरेंस बिटवीन द इनकम टैक्स एंड TDS। एक तरीके से देखा एक्चुअली देयर इज ए डिफरेंस बिटवीन द इनकम टैक्स एडवांस टैक्स एंड TDS। और मेरे लिए जो आपने TDS कट किया वो मेरे लिए एडवांस टैक्स हो गया। और TDS लाने का मेन पर्पज ही गवर्नमेंट का ये हुआ करता था कि भाई जो सर्टेन लिमिट से ऊपर ट्रांजेक्शन जो जा रहे हैं उसको ट्रेस कैसे किया जाए। क्योंकि सपोज आपने मेरे को 5 लाख पेमेंट कर दिया, 5 लाख का पेमेंट कर दिया आपने मेरे को, और मैं मेरे इनकम टैक्स के रिटर्न में दिखाऊं ही नहीं, तो गवर्नमेंट को कैसे पता चलेगा मेरी इनकम हुई 5 लाख की। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सर्टेन थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड किया। If you are making a payment above so and so limit, you have to deduct the TDS.
ठीक है, तो आप मेरे को 5 लाख का पेमेंट कर रहे हो तो आपको सर्टेन सपोज कमीशन पेमेंट है तो 15%, कॉन्ट्रैक्ट है तो 1%, 194 यानी कि कंसल्टेंसी है तो 10% टीडीएस डिडक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उस हिसाब से आपको टीडीएस कट करना पड़ेगा और मैं जब इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल करूंगा उस पर मेरे को क्लेम कर सकता हूँ। तो धीरज भाई, इसके अंदर हमने जैसे टीडीएस और इनकम टैक्स का पूरा ये डिटेल समझा। अब जैसे कि अभी करंट सिचुएशन आपने जो बोला कि अभी इनकम टैक्स फाइलिंग करने का समय है, तो क्या ऐसे कंप्लायंसेस को ध्यान में रखे एक इनकम टैक्स जिससे कल उठ के उसके ऊपर स्क्रूटिनी ना आए, या कंप्लायंसेस के बारे में या कोई भी तरीके से आज वो किस तरह से ध्यान रखा जाएगा? जो नीरव जी आपने बढ़िया क्वेश्चन पूछा है कि भाई अभी राइट नाउ जो हमारे पास लोग आते हैं उसमें बेसिकली वो ही होता है कि जो भी बंदा आता है वो सबसे पहले हमको बोलता है कि भाई आप रिटर्न अच्छी तरह से भरना, नोटिस नहीं आनी चाहिए, बाकी कुछ भी करो, आप जो भी करना है अच्छी तरह से करो। तो हम क्या करते हैं, 26 AS आता है, AIS एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट आता है और बैंक स्टेटमेंट आता है, उसका फॉर्म 16 होता है तो फॉर्म 16, बाकी बुक्स कीपिंग मेंटेन किया उसमें तो ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। ये जो दिक्कत आती है स्मॉल पर्सन से जो बुक्स कीपिंग मेंटेन नहीं करते वो लोग में ही आती है। तो हम उसमें चेक किया करते हैं कि भाई व्हाट आर द ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्टिंग, नॉट रिफ्लेक्टिंग, जो ट्रांजेक्शन रिफ्लेक्ट होते हैं वो पूरा कवर करना पड़ता है। AIS में 26 में जो ट्रांजेक्शन होते हैं वो पूरा अपने को रिपोर्ट करना पड़ता है इनकम टैक्स के रिटर्न। अभी गवर्नमेंट भी इज ऑल्सो यूजिंग द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो आपने कोई भी इंफॉर्मेशन सपोज इनकम टैक्स रिटर्न में नहीं दिखाया विच यू हैव अंडरटेकन ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर, वो डायरेक्टली AI रिपोर्ट करता है गवर्नमेंट को और गवर्नमेंट सेल्फ जनरेटेड इनकम टैक्स का नोटिस दे देता है। तो इसीलिए इट्स ए बेटर एडवाइस दिया जाता है कि भाई आप तीनों 26 AS, AIS, खुद के फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन सब कंबाइन करके अच्छी तरह से इनकम टैक्स का रिटर्न फाइल किया, जिसकी वजह से लेटर ऑन कोई नोटिस नहीं है। धीरज जी, जीएसटी के अंदर भी कोई ऐसे कंप्लायंसेस का नोटिस, या क्योंकि आज की तारीख में आप देखोगे न्यूज़पेपर में बहुत सारे जीएसटी डिपार्टमेंट भी आज बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स को नोटिस इशू कर रहे हैं, सो वो भी एक चीज़ क्या होता है वैसे बेसिक? इसमें एक्चुअली क्या है कि जीएसटी में भी गवर्नमेंट ने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करके डेवलप किया हुआ है, पूरा टूल इश्यू डेवलप किया हुआ है। तो उसमें क्या हो करता है कि गवर्नमेंट ने 2017-18 से 2020-21 तक का अभी एक सिस्टम जनरेटेड नोटिस सबको इशू किया हुआ है, जिसमें अपना जीएसटी में आपको सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में बताऊँ तो आपका बैलेंस शीट जो है, यानी कि आपका सरवैया जो बोलते हैं, पाका फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो बोलते हैं, और आपका जो जीएसटी का एनुअल रिटर्न बोलते हैं वो टैली नहीं हो रहा है, मिसमैच है, आपका जो क्रेडिट जितना होना चाहिए उसके ज़्यादा आपने ले लिया है, तो उसकी वजह से सब क्रेडिट ज़्यादा ले लिया है, किसी ने रिटर्न फाइल नहीं किया है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट नोटिस दे रही है और उसके लिए अपने को टाइमली आंसर देना चाहिए। जो आप टाइमली आंसर नहीं दोगे तो गवर्नमेंट विल पास एन ऑर्डर, उसके पास फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, यू हैव टू प्रीफर एन अपील, आपको अपील ही प्रीफर करना पड़ेगा। उसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं, आपने आंसर नहीं दिया है और असेसमेंट हो गया और असेसमेंट ऑर्डर आ गया तो आपको अपील ही प्रीफर करना पड़ेगा। और अपील में क्या नुकसान है मैं आपको बता देता हूँ कि अपील में आपको पहले प्री डिपोजिट करना पड़ेगा 10% ऑफ द टोटल बेसिक डिमांड का। तो इससे अच्छा है कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। बराबर है, तो आप अच्छी तरह से कंप्लायंस करो, प्रॉपर तरीके से रिटर्न फाइल कराओ, प्रॉपर तरीके से अपने रिकंसिलेशंस बना के रखो, सेल्स वर्सेस फाइनेंशियल स्टेटमेंट वो टैली होना चाहिए, वरना जीएसटी अपील में भी आपके 10% प्री डिपोजिट में चले जाएंगे। उसके बाद भी राइट नाउ द जीएसटी अपील में खाली कमिश्नर अपील ही चल रहा है। सपोज जीएसटी कमिश्नर अपील में भी आपका अपील अलाउड नहीं हुआ तो ट्रिब्यूनल इज नॉट राइट नाउ वर्किंग। हाँ, गवर्नमेंट ने डिसाइड कर लिया है, प्रेसिडेंट ट्रिब्यूनल जीएसटी का है, उसका भी अपॉइंटमेंट कर दिया है, पर अभी बैच बनानी बाकी है। तो वी हैव टू प्रीफर एन अपील अगेंस्ट द डायरेक्ट हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा और अपना कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगा। तो इससे अच्छा है कि भी अपने निचला लेवल पे ही अच्छी तरह से कंप्लायंस करके उसको सॉल्व आउट करने का ट्राई। तो दोस्तों, आज आपने काफ़ी सारी जानकारी प्राप्त की है फाइनेंस के रिलेटेड, जीएसटी के रिलेटेड, बुक कीपिंग्स, अकाउंट्स के रिलेटेड, सॉफ्टवेयर कौन सा यूज़ करना चाहिए, लायबिलिटी मैनेजमेंट किस तरह से होना चाहिए, बोरोइंग, लैंडिंग, आईपीओ, काफ़ी सारा नॉलेज आज हमने देखा है। आप यही चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।